मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। तो बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो चैप्टर 2 चल रहा था, संसाधन के रूप में लोग, उसका दूसरा भाग लेकर के आया हूँ और उसका हम अध्ययन कराएंगे। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि जो मानव संसाधन है तो वो अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में उसका किस तरह से योगदान रहता है और वो कैसे अपना योग देता है उसमें। लेकिन अब हम आगे जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो उसके संकेतक होते हैं तो उनका योगदान किस तरह से रहता है। तो उसी में हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है वो क्या मायने रखती है, क्या उसका योगदान होता है, इस बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या में शिक्षा का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि जनसंख्या अगर शिक्षित होती है तो वो जनसंख्या किसी भी देश के राष्ट्रीय आय जो होती है तो उसके विकास में अपना योगदान अवश्य देती है। और कहा भी जाता है कि अगर शिक्षित जनसंख्या है, लोग शिक्षित हैं, तो उस राष्ट्र का विकास होना बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या शिक्षित है और उस राष्ट्र का विकास ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जनसंख्या हमारी जो होती है तो किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो गुणवत्ता होती है तो वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो वो हमने अभी बताया आपको कि साक्षरता दर वहाँ की, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य। तो इन पर जो है वहाँ की जो गुणवत्ता, जनसंख्या की गुणवत्ता होती है वो इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा जनसंख्या अंततोगत्वा देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है कि जो जनसंख्या होती है तो वो किसी भी राष्ट्र की जो समृद्धि होती है या अभी जो हमने बताया कि उसका जो विकास होता है तो उसमें इसका योगदान जो है सराहनीय होता है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। साक्षरता एवं स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश के लिए परिसंपत्ति या संपदा का कार्य करती है। पीछे कहा भी गया है, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि जनसंख्या जो है तो ये एक संपदा के रूप में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है कि जिस तरह से हमारे पास धन होता है तो उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसी तरह से अगर साक्षर जनसंख्या है तो इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। वो चाहे औद्योगिकरण में हो, चाहे व्यवसायीकरण में हो, चाहे अन्य जो भी क्रियाकलाप होते हैं तो उसमें इसका योगदान सराहनीय होता है, महत्वपूर्ण होता है। जबकि कहा गया है कि निरक्षर व अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है तो ये अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। क्यों? क्योंकि निरक्षर और अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है, अस्वस्थ का मतलब यही, स्वस्थ हमारा अगर सही नहीं है तो हमारा कोई भी कार्य करने को मन नहीं करेगा, हम बीमार पड़े रहेंगे घर में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही हमारा जब स्वस्थ सही होता है, मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं तो हम किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं और उस कार्य को हम सही ढंग से करते हैं, मन से करते हैं और उस कार्य में हम सफलता अवश्य पाते हैं। तो वही कहा गया है कि निरक्षर व अस्वस्थ जो जनसंख्या होती है ये अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो इस तरह से जो है तो ये इसमें बताया गया है कि जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है तो वो किस तरह से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। तो आइए अब हम यहाँ पर जनसंख्या की गुणवत्ता में ही सबसे पहला जो बिंदु है उसको हम लेते हैं। पहला बिंदु है हमारा शिक्षा या एजुकेशन। तो शिक्षा
या एजुकेशन जो है, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे आपके लिए। तो अभी हमने जैसे कि शिक्षित जनसंख्या के बारे में आपको बताया, तो अब यहाँ जो शिक्षा होती है, तो ये जो है जनसंख्या की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है शिक्षा या एजुकेशन। जैसे दो मुख्य पहलू इसमें बताए गए, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा का जो है वो बहुत अधिक इसमें महत्व होता है। अगर शिक्षित जनसंख्या किसी देश की होती है तो वो राष्ट्र तरक्की अवश्य करेगा। हमारे जो विकसित राष्ट्र हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, तो उनकी डेवलपिंग का जो उनके जो डेवलप का मुख्य जो हम कह सकते हैं कि मुख्य जो उनका एक पहलू है, तो वो शिक्षा ही है वहाँ की। तो अब शिक्षा कहा गया है वही चीज़ कि समाज के विकास में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। वो कोई भी समाज हो हमारा, तो समाज के विकास में जो है शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि शिक्षित समाज जो होता है तो एक नए युग का निर्माण करता है, वो एक नई सोच रखता है, वो एक नए ज़माने की ओर चलता है, और यही सोच और यही उसकी जो लगन होती है तो वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। शिक्षा सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। यानी शिक्षा जो है तो वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय में बताया गया है कि वृद्धि करती है। सांस्कृतिक समृद्धि वहाँ की होती है और वहाँ की जो राष्ट्रीय आय होती है तो उसमें भी ये वृद्धि करती है। साथ ही कहा गया है कि ये प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। प्रशासन की कार्यक्षमता क्या होती है? अर्थात जब शिक्षित जनसंख्या होगी तो जो लोग होंगे तो वो किसी न किसी रोजगार में या अपनी रोटी के लिए किसी न किसी कार्य में वो अवश्य लगे होंगे। तो इससे जो क्या है कि फिर प्रशासन जो है तो वो दूसरे अन्य कार्यों के बारे में सोच सकता है। नहीं तो क्या होता है, भाई अशिक्षित लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो कार्य कोई नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, चोरी है, डकैती है, या हम कह सकते हैं रहजनी है, लूटखोरी है, इस तरह के ठगने का कार्य है, यही सब कार्य वो करते हैं। तो अब ये होता है कि भाई प्रशासन जो है तो वो इन्हीं के पीछे लगा रहता है कि वो देखिए चोर पकड़ना है वहाँ, वो वहाँ पकड़ना है, उसको वहाँ अंदर करना है, तो वो फिर अब इन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर शिक्षित जनसंख्या वहाँ की होती है तो वो राष्ट्र के आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देती है। और प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है तो उस शिक्षा को और अधिक विकसित किया जाए, तो उसको और अधिक बढ़ाया जाए, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जो है तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ की जनसंख्या जो है या वहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों, वो अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकें और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अन्य जगहों पर जा सकें। और इस मामले में किया क्या गया है कि लड़कियों की शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा का जो प्रतिशत है वो कम है। उसके कई कारण हैं, लोगों की अपनी सोच है, लोगों के अपनी जो है एक मानने का उनका एक तरीका है। तो इस कारण जो है लड़कियां जो हैं अभी भी पुरुषों की तुलना में या लड़कों की तुलना में कम शिक्षित हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि गांव की जो बच्चियां हैं वो आसानी से स्कूल में जा सकें और वहां पर वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बालिकाओं को दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, उनको एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ में किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो जाए। लेकिन इसी को देखते हुए फिर सरकार ने जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया है और उसमें बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके, तो इसके लिए जो है ये कार्य किया गया है। और
इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्यों में जिला स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है, जहां जो क्वालिटी परक बच्चे हैं वो आगे जा कर के सरकारी खर्चे पर अपनी पढ़ाई कर सकें और वहां पर अच्छी पढ़ाई कर सकें वे, क्योंकि नवोदय विद्यालयों में सभी तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे की रुचि किस में है, तो उस प्रकार की शिक्षा जो है वहाँ पर प्रदान की जाती है और उस शिक्षा का सारा जो खर्च है वो सरकार वहन करती है। वहाँ भोजन, कपड़ा, जो भी चीज़ें एक बच्चे को या एक विद्यार्थी को आवश्यक हैं वो सारी चीज़ें सरकार वहाँ पर उपलब्ध कराती है। तो इसके लिए कहा गया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। और हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है, ये माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होती है अर्थात हाई स्कूल लेवल की शिक्षा जो होती है, तो उसके बाद जो है फिर सरकार ने हम एक ITI विद्यालयों की स्थापना उन्होंने की है। ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ITI जो विद्यालय होते हैं इनको स्थापित किया गया है, ताकि बच्चे जो हैं तो वो ज्ञान और रोजगार परक जो शिक्षा है उसको वहाँ पर वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि अब सरकार भी जो है तो रोजगार परक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही है कि अगर हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो शिक्षित वर्ग है, अगर वो रोजगार परक होगा तो वो अपना वो रोजगार करेगा, वो सरकारी नौकरी के पीछे अपना जीवन नहीं खराब करेगा कि यहाँ कब मिलेगी, उसी की आस में वो बैठा रहता है, पढ़ाई करता रहता है। ये तो जब उसको अपना कोई हुनर मालूम होगा, अपना वो कोई कार्य कर लेगा, तो उसके द्वारा जो है तो वो आसानी से अपनी आजीविका चला सकता है, वो सरकारी नौकरी के पीछे फिर नहीं भागेगा। तो इस तरह से जो है तो इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। और इसमें शिक्षा पर जो व्यय किया गया है तो ये 1951 में जो व्यय किया गया था, तो वो व्यय किया गया था इसमें बहुत कम था, 151 करोड़ से, मतलब 151 करोड़ जो रुपया है वो खर्च किया गया था शुरुआती दौर में। लेकिन वर्तमान समय में अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जो सरकार के द्वारा शिक्षा पर व्यय किया गया है वो किया गया है 3666 करोड़ रुपया। 3666 करोड़ रुपया जो है ये शिक्षा पर व्यय किया गया है। और इसके द्वारा जो है शिक्षा को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के फलस्वरूप जो 1951 और 52 में शिक्षा का स्तर जो था जो 0.64% था, तो वही 2015 और 16 में बढ़ करके 3% हो गया। यानी शिक्षा पर जो व्यय किया गया है वो साक्षरता का प्रतिशत नहीं है इसमें। इसके बाद स्थायी प्रतिशत तक कुछ जो वर्ष रहे तो वहाँ पर तक जो है 3% ही रहा है। और इन्हीं उपायों से जो साक्षरता दर रही है तो वो निरंतर बढ़ती रही है। जो 1951 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया था तो उस समय जो साक्षरता का प्रतिशत था वो मात्र 18% था। जो वर्तमान में अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 74% है। और इन्हीं में जो केरल राज्य है हमारा, तो केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। वहाँ पर जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 2011 के अनुसार 94% वहाँ की जो जनसंख्या है वो साक्षर मानी जाती है। इसीलिए केरल राज्य को भारत का सबसे साक्षर राज्य भी कहा जाता है। तो ये जो है तो ये साक्षरता का इसमें प्रतिशत बताया गया है इसमें। और इसी के परिणाम स्वरूप देश में अगर देखा जाए तो महिलाओं की अपेक्षा
पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 16.6% अधिक है। कारण उसका कई कारण हैं, उसके अपनी अपनी मान्यताएं हैं समाज में लोगों की कि बालिकाओं को उनके अपनी सोच के आधार पर कम शिक्षा दी जाती है, जबकि बालक को और अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उसको उत्साहित किया जाता है। और क्या किया गया है इसमें शिक्षा में कि और है इसमें कि ग्रामीण की अपेक्षा जो शहरों की साक्षरता है वो 16% लगभग ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि शहरों में जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा रहता है और गाँव में जो शिक्षा का स्तर है वो निम्न रहता है। तो वही कहा गया कि 16% जो साक्षरता दर है गाँव की अपेक्षा शहरों की वो अधिक है उसमें। और कहा गया कि भाई प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा, तो उसको और अधिक बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में कई जो हैं योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे नामांकन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं तो उसमें एक सेतु पाठ्यक्रम योजना है, ये चलाई गई है, और दूसरी चलाई गई है स्कूल लौटो शिविर। तो ये दो योजनाएं जो हैं ये किस लिए चलाई गई हैं, ताकि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो स्कूलों में जा कर के अपना नामांकन करवा सकें, वहाँ पर वो नामांकन करवाएं और वहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करें। ठीक, तो ये जो हैं तो दो योजनाएं सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर ये जो हैं चलाई जा रही हैं योजनाएं। और इसके साथ साथ स्कूलों में अभी ये भी देखना है कि भाई बच्चे नाम तो लिखवा लें लेकिन उनकी उपस्थिति भी वहाँ पर अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए भी एक योजना चलाई गई है, मिड डे मील योजना चलाई गई है, अर्थात दोपहर का भोजन, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं लगभग कि गाँव में जो स्कूल चलते हैं सरकारी, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है ताकि उनको घर न जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं गाँव में जहाँ पर अभी भी निर्धनता व्याप्त है, तो उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनके भोजन की भी व्यवस्था स्कूल में ही की गई है, अर्थात तो दोपहर का भोजन स्कूल में ही खाएंगे। तो मिड डे मील योजना जो है इसके लिए चलाई गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार का यही प्रयास है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय संभव हों वो सारे उपाय किए जाने चाहिए, और उसमें जो है लगभग अब सफलता भी प्राप्त हो रही है उसमें। तो इसी के चलते जो है अब आगे हम देखते हैं कि ये योजनाएं चलाई गई हैं और 12वीं जो योजना चलाई गई है तो इसमें शिक्षा में 18 से 23 वर्ष के आयु के जो बालक होते हैं या लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं तो उनके नामांकन में 25.2% तक की वृद्धि हुई है, 2017-18 तक दर्ज की गई है। मतलब ये जो सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो इन्हीं का परिणाम है कि जो पहले लोग होते थे गाँवों में वो अपने बच्चों को या बालिकाओं को, ज़्यादातर बालिकाओं को वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि तब विद्यालय इतना नज़दीक नहीं हुआ करते थे, तब विद्यालय दूर दूर हुआ करते थे, तो उस समय वो वहाँ पर नहीं भेजते थे। लेकिन अब ये जो शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं तो इसी का परिणाम है कि कहा गया है कि 18 से 23 वर्ष की आयु के जो बालक हैं तो उनके नामांकन की जो गति है तो वो 25.2% तक वृद्धि हुई है, 2017 से 18 तक ये दर्ज की गई है। और आगे भी जो लक्ष्य रखा गया है सरकार का तो वो 30% तक का लक्ष्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बालक हैं तो वो उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए वो अपना नामांकन अवश्य कराएं। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2020-21 की जनगणना तक जो है ये लक्ष्य रखा गया था, और अब वो समय बिल्कुल आने ही वाला है। उसका परिणाम जो अब तो जनसंख्या की जनगणना जो है वो शुरू भी हो गई है, उसका परिणाम जो है हमारा 21 में
आएगा उसका। अभी तो 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 21 में इसका परिणाम जो है वो दिखाई देगा हमको। तो इस तरह से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं तो उसका कुछ प्रतिफल हमें दिखाई भी दे रहा है। और पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि विश्वविद्यालयी जो शिक्षा होती थी तो इसको प्राप्त करने के लिए फिर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन आज जो है सरकार जो है प्राइवेट जो संस्थान हैं उनको मान्यता प्रदान कर रही है, और इसके द्वारा जो ये संस्थान हैं तो ये बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और इससे जो है शिक्षा के स्तर में और अधिक वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये जनसंख्या की जो गुणवत्ता है तो इसमें हमने शिक्षा के स्तर के बारे में या शिक्षा के बारे में जो है हमने इसमें आपको बताया। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।